हमारे और आपके बीच एक कल बात हुई थी, और बात ये हुई थी कि सर हमारा टारगेट जो है ऑरेस्टेड के उस भूत को निकालना है जिसने कंपास में डिफ्लेक्शन क्रिएट किया था। और ऑरेस्टेड का वो जो भूत था या फिर जो भी फैक्टर था जो ऑरेस्टेड को पता नहीं था एक्चुअली, वो आया था इलेक्ट्रिक करंट के वायर से, मतलब एक करंट कैरिंग वायर से आया था। तो करंट कैरिंग वायर के अंदर होता है चार्ज, दैट इज द मूविंग चार्ज। ओके, तो मूविंग चार्ज के कारण कंपास जो है डिफ्लेक्ट हुआ था। तो हमने बोला था कि कंपास के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, और फील्ड का डेफिनेशन ही होता है कि इट इज द एरिया ऑफ द स्पेस surrounded by anything where the similar factor is going to be influenced, similar factor वहां पे इन्फ्लुएंस होता है। तो अभी सी बात है वो मैग्नेटिक फील्ड था। अब करंट कैरिंग वायर में बहुत सारे चार्जेस ट्रेवल कर रहे थे, तो हमने एक सिंगल चार्ज के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, और हमने देखा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू V क्रॉस R अपॉन R क्यू, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ओके, चलिए ठीक है। अब ये हमने जब निकाल लिया, तो एक चार्ज का अगर निकल गया तो सारे चार्ज को कंबाइन कर लिया जाए तो क्या होगा, हमारे पास पूरे एक वायर के थ्रू निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। और इसका क्रेडिट जाता है वॉइड सेवर्ट्स को। ठीक है, वॉइड सेवर्ट्स ने क्या किया था, एक सिंगल चार्ज के जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है सबको एक साथ कंट्रीब्यूट किया था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके उसने जो है मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी एक करंट कैरिंग वायर से। तो अगला जो टॉपिक है वो हमें जो पढ़ना है वो है वॉइड सेवर्ट्स लॉ। सो दिस इज द टॉपिक, वॉइड सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, what is the Boyd-Savart's law? Boyd-Savart's law define the net magnetic field due to a current carrying wire. So let's talk about Boyd-Savart's law. ठीक है, Boyd-Savart's law में आते हैं। Okay, so in the Boyd-Savart's law we are going to define the magnetic field of a current element. What is the meaning of current element? It is the current carrying wire segment. करंट कैरिंग वायर सेगमेंट। तो एक करंट कैरिंग वायर सेगमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इन बॉयड-सावर्ट्स लॉ। ओके, सो टारगेट समझ में आया अपना? टारगेट क्या है हमारा कि करंट कैरिंग वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कितनी आनी चाहिए, तो वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो सपोज एक करंट कैरिंग वायर है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसके थ्रू एक करंट आई जो है वो ट्रेवल करके जा रहा है, एक करंट आई क्रॉस कर रहा है। अब एक करंट आई के लिए आप देखोगे velocity of each and every charge particle will be different in the different direction। आपने different direction आपने पढ़ा होगा ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है ना आपने, इसमें कि चार्ज पार्टिकल जाता है कैसे ड्रिफ्टिंग होती है, और ड्रिफ्टिंग कॉज करता है रेसिस्टेंस को, और रेसिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होता है। ये सब तो चीजें पढ़ी होगी आप लोग। इन जनरल अगर आप करंट के बारे में, अगर चार्जेस के डायरेक्शन के मोशन डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो आपको सबसे जो अलग टाइप का जो फैक्टर दिखेगा वो ये दिखेगा कि एक चार्ज पार्टिकल जो है बहुत ही ड्रिफ्ट करते हुए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करता है। ठीक है, तो उस ड्रिफ्टिंग की वजह से एक वेलोसिटी डिफाइन होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पढ़ा होगा आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब चार्जेस के पास क्या होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होते हैं। ठीक है, सच स्मॉल लेंथ द चार्ज मूविंग इन स्मॉल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो चलिए हम बात करते हैं। अब अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करना है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आपने करंट का डेफिनेशन भी पढ़ा है, करंट का फॉर्मूला भी पढ़ा है, जस्ट पढ़ के आ रहे हो अभी आप। तो हमने क्या किया कि किसी भी पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का एक बहुत ही स्मॉल सा डिस्टेंस डिफाइन किया, बहुत स्मॉल सा डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीएल डिस्टेंस मैंने डिफाइन किया। उस डीएल डिस्टेंस पे उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ये तो पता है सबकी डायरेक्शन कैसे है। वहां पे अगर मैं डीएल वेलोसिटी निकालें तो इस सारे चार्ज को अगर मैं कंबाइन करूं तो इसके कारण मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ये हमारा बेसिक टारगेट है। तो चलिए हम देखते हैं, स्मॉल सेगमेंट के थ्रू निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द शॉर्ट सेगमेंट करंट एलिमेंट, या शॉर्ट सेगमेंट करंट एलिमेंट आप इसको बोल सकते हैं, करंट एलिमेंट भी डायरेक्टली बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 पॉइंट है, अब इसमें बेसिक जो है आपका फॉर्मूला करंट का जो बेसिक फॉर्मूला है उस पे हम आते हैं। उसमें आपको करंट के लिए आपने क्या पढ़ा था याद है, सपोज इसका लेंथ जो है डीएल हो जाए और क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो जाए, तो आपने पढ़ा था ना द चार्ज पार्टिकल दैट इज क्रॉसिंग पर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है,
तो कौन कौन सी चीजें हमें कंसिडरेशन में लेनी है, वो है आपका, कौन कौन सी चीजें जो कंसिडरेशन में लेनी है वो मैं अब यहाँ पे आता हूँ। नाउ लुक एट इट। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा बेहतरीन से दिखूं मैं इसको। ये करंट कैरिंग वायर है, मैंने यहाँ से यहाँ तक का सेगमेंट लिया है, ये रहा यहाँ से यहाँ तक का डीएल सेगमेंट, ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का डीएल सेगमेंट ये आपको दिख रहा होगा, राइट है। और इस वाले पार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, राइट। तो इस वॉल्यूम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होगा, ये होगा ना चार्ज पार्टिकल इस वॉल्यूम के अंदर, करेक्ट? हाँ सर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम क्या होगी। इसकी वॉल्यूम हो जाएगी डीवी, इस वाले पार्ट की वॉल्यूम हो जाएगी डीवी। और डीवी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, डीवी होता है ए इंटू डीएल, ये तो सबको पता है। डीवी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू डीएल, राइट? हाँ सर। एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा है ना, नंबर ऑफ हाँ सर। चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी पढ़ा होगा आपने। अब आप यहाँ से dq निकालोगे, तो dq इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, तो n इंटू क्यू, सपोज जितना भी चार्ज हो, बाद में ये e हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट, n इंटू क्यू इंटू ए इंटू डीएल, ये हो गया n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, एक स्मॉल एलिमेंटल चार्ज क्यू हो गया, और a इंटू डीएल वॉल्यूम हो गया। तो ये आ गया आपका टोटल चार्ज। बहुत ही सिंपल है, एक चार्ज के थ्रू निकाले थे, तो सारे पॉइंट पे हम सारे चार्ज के थ्रू निकालेंगे तो फिर आपको आ जाएगा। सुनाओ, ये वैल्यू आपको दिख रही होगी। अब हमने जो निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड, सपोज इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाला है डीवी, तो डीवी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अब हमने जो डीवी निकाला है, डीवी की वैल्यू क्या निकाली थी, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, तो जहां पे क्यू है वहां पे आ जाएगा डी क्यू जो आपने निकाला है, और ये डी क्यू वो चार्ज पार्टिकल है जो आपके इस एलिमेंट के अंदर है, स्मॉल करंट एलिमेंट के अंदर है, इनटू, और यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, इनटू आर। इसी चीज के बारे में यहाँ पे लिखा है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैसे इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, एक चार्ज पार्टिकल के लिए निकाला था, अब हमें सारे चार्ज पार्टिकल के लिए निकालेंगे तो करंट हो जाएगा उस डायरेक्शन में, और जहाँ वेलोसिटी देख रहा था वहाँ पे करंट जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण होता है, तो हो गया वी डी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। सो दिस इज समथिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इसको आगे थोड़ा और डिराइव करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। दिस इज समथिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। दिस इज ओके, लिख लिया है आप लोगों ने, इसे लिखा कि नहीं लिखा बोलो? हाँ सर, लिख लिया, लिखा है सर। लिख लिया, तो चलो हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चला जाए। आगे चलते हुए हम आते हैं, अब आपको डीक्यू वाले जो डीक्यू वाला जो फॉर्मूला है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं डीक्यू के बारे में आपने क्या लिखा है, और फिर हम उसको डिराइव करते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख ही देता हूँ, डायरेक्टली सीधा मुद्दा पे आ जाता हूँ। ये है, अब देख भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है, हाँ बच्चा कर देंगे आप, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आपने dq की वैल्यू लिखा तो dq इक्वल टू क्या लिखा, n q a dl इंटू वी डी, राइट। और जरा i का फॉर्मूला याद है, i इक्वल टू क्या होता है, बोलो, n q a इंटू वी डी, यही होता है ना? अरे भैया n e a इंटू वी डी, यही हाँ पढ़ा है ना? सर। यहाँ पे जो Q होता है वो e होता है, तो यू कैन से दैट n e a v d, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो देखो यहाँ पे n e a और v d, इन सबको कंबाइन करके डायरेक्टली मैं i लिख सकता हूँ यहाँ पे, हाँ लिख सकता हूँ हाँ ना? सर। और हाँ बाकी सर। v d तो सॉरी ये v d भी है ना, हाँ यहाँ पे i लिख सकता हूँ मैं। तो बचा क्या यहाँ पे dl, और क्या बचा आपका sin phi इंटू आर क्यू। तो इस तरह से इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब जो आपके पास फॉर्मूला आ गया एक करंट कैरिंग वायर का, वो हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और मैग्नेटिक फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। सो दैट इज dl sin phi अपॉन आर क्यू। तो ये हो गई इसकी मैग्नीट्यूड, अभी वेक्टर नहीं लिखते हैं, डायरेक्शन थोड़ी देर बाद डिफाइन करें। ये हो गई अपनी मैग्नीट्यूड। इज इट ओके, डन ना? तो बात आती है कि यहाँ पे फाई क्या हाँ है, सर। व्हाट इज फाई? फाई इज द एंगल बिटवीन वी डी एंड आर, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो पोजीशन है
उसके बीच का जो एंगल है वो है फाई। एंड अभी आपने पढ़ा ही है NEAVD इज इक्वल टू द करंट ऑफ अ एलिमेंट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट। तो आपको वैल्यू मिल गई। सबसे पहले बी की वैल्यू मिली थी μ0/4 q इंटू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। इसी को हमने कंबाइंड किया और हमारा टारगेट था करंट के थ्रू लेना। करंट के बारे में पता है कि करंट बहुत सारे चार्ज को लेके जा रहा है, तो बहुत सारे चार्ज को लेके जा रहा है तो हमने एक स्मॉल सा एलिमेंट डिसाइड किया, सपोज दैट एलिमेंट इज DL, और उस DL के थ्रू हमने करंट की वैल्यू निकाली। तो हमने देखा कि DL पे चार्ज कितना है, तो DL पे जो टोटल चार्ज क्या था NQA इंटू DL, ये निकाला। फिर उसको मैंने वैल्यू में कंप्यूट किया। क्यों कंप्यूट किया? क्योंकि वो चार्ज मूविंग था, तो करंट के अंदर चार्ज क्यों मूविंग था, और जो मूवमेंट था वो किसके कारण थी, वो कारण था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण। तो ड्रिफ्टिंग हो रही थी चार्ज के अंदर, वो चार्ज मूव करके इसीलिए जा रहा था। सारे चार्ज को हमने कंबाइन किया और VD एंड R के बीच का एंगल निकाला, और हमने एक बहुत बेहतरीन से इक्वेशन निकाला μ0/4 I DL sin phi upon RQ। सो दिस इज R square, not RQ, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा तब आएगा R square। सो this is the magnetic field due to a current carrying wire। is it okay? तो चलो हम आगे चले। अब ये चीज पूरा समझ में आया हाँ आपको? सर। कि इसमें सबसे हाँ ज्यादा सर। जरूरी है, अब ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया सपोज। अब अपन लोग को ना इसके डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन में ऑब्वियस बात है हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका करंट कैरिंग वायर, सपोज आपने देखा, और वही पहले वाला थंब ऐसे रखा और इसको क्या कर दिया हमने, रैप कर लिया। और रैप करने के बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पर ये करंट कैरिंग वायर है, इधर आप फिंगर को ले लो, इधर रैप कर लो। और जब रैप करोगे तो हर एक जो कर्व बनेगा, उस कर्व पे टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यही है आपका जो आपको करना है। सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट। ओके, सो वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं हम इसका। ओके, यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म। जैसे आपने राइट हैंड थंब रूल दिया, तो जैसे ही राइट हैंड थंब रूल आता है तो फिर कौन सी प्रोडक्ट आ जाती है अपने पास, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाती है, क्रॉस ठीक है। प्रोडक्ट। तो आपके पास एक जो इक्वेशन लिखी गई थी वो लिखी गई थी B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I इंटू क्या लिखा था आपको, DL अपॉन R स्क्वायर लिखा था, ठीक है। और आपने देखा कि ये R, वो जो एंगल था, ये जो एंगल था जिस एंगल पे आपको निकालना था, ये करंट एलिमेंट आपने DL लिया था, ठीक है। इसी डायरेक्शन में BD का भी डायरेक्शन था, वही, और कुछ करना नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। ये DL है देखो, और यहाँ था R था, राइट। भाई देखो ये जो DL वेक्टर है ना, करंट एलिमेंट जो है, और इसी डायरेक्शन में BD वेक्टर है। तो पिछला वाला याद करो, पिछला वाला क्या लिखा था तुमने, V क्रॉस R लिखा था, याद है। तो जो V क्रॉस R है, जिस डायरेक्शन में V है उसी डायरेक्शन में BD है, और उसी डायरेक्शन में क्या है, DL है। मतलब ये जो करंट एलिमेंट का जो आप डायरेक्शन ले रहे हो, वो डायरेक्शन जो है आपका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है। अच्छा, ये बात क्लियर हुई कि मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझा दूं, बोलो, नहीं आया ना समझ में? सर वापस बोलो। और सर ठीक है सर, ये देखिए सर ऐसा है सर कि ये जो चार्ज पार्टिकल Q है जो V वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमने क्या किया कि सपोज मैंने R डिस्टेंस पे मुझे लेना है मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट वाला याद करना और अच्छे से रिलेट कर लेना, P पॉइंट पे ये फाई एंगल, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, ये वाली पॉइंट पे। तो आपको पता है ना हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन के थ्रू वेक्टर फॉर्म आया था और बहुत ज्यादा समझाया था, तो अभी तो बिल्कुल समझाने के मूड में नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने लिखा था B इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू क्या, बोलो, Q B इंटू क्रॉस R B क्रॉस R अपॉन R स्क्वायर। अपन R क्यू, R क्यूब। हाँ R क्यू। ये R कैप दोगे तो R स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। हाँ चलो सर। अब देखो, अब इसको क्या किया ना मैंने, अब यहाँ पर मैं बहुत सारे, अब इसको वायर बनाना है, तो मैं जो जिधर चार्ज चल रहा है उधर ही करंट चला दिया मैंने, इधर ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया करंट एलिमेंट, राइट है। हाँ सर। तो ये हो गया करंट एलिमेंट, हाँ और सर। ये जो करंट एलिमेंट हो गया इसका लेंथ हो गया DL, ये जो करंट एलिमेंट हो गया इसका लेंथ है DL। और ये जो V जो आपको दिख रहा है ना, वो अब V नहीं होके ये हो गया VD, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये हो गया करंट एलिमेंट। आप बोल रहे हो कि ये जो करंट एलिमेंट है इसी डायरेक्शन में करंट चल रहा है, और अगर ये DL सेगमेंट है, करंट एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो DQ होगा, जो चार्ज होगा, वो होगा NQA
ए इंटू डी एल। यही होगा ना टोटल चार्ज पार्टिकल जिसका डेरिवेशन किया हमने। हाँ सर। अब देखो बच्चा, हाँ जिस सर। डायरेक्शन में वीडी है, जिस डायरेक्शन में वीडी है, जब इसको डी, अब ये जो करंट एलिमेंट है डीएल के ये निकाल रहे हैं, करंट एलिमेंट डीएल है, डीएल है मतलब ये क्या हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, और ये जो चार्ज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डीक्यू हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। जब ये सारे फॉर्मेट को हाँ सॉल्व किया हमने, ये वाला डीक्यू वाला फॉर्मेट हमने रखा, और जो वेलोसिटी वाला जो टर्म है, वो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी पहले v थी, अब v ना होके वायर के अंदर ये हो जाएगी vd, राइट। अब हम इन सबको सॉल्व हाँ करते हैं, इन दोनों को मिला के हमने सॉल्व करा, और इन दोनों को जब जस्ट अभी पीछे वाले इक्वेशन में हमने देखा, और हमने लिखा dB इज इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में आप लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे लिखेंगे I, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे जो जिस डायरेक्शन में VD का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में DL का डायरेक्शन है, आपको दिख रहा होगा, दैट इज द DL क्रॉस R अपॉन RQ। इज इट क्लियर फॉर यू? बस मैंने कुछ किया नहीं, एक छोटे से चार्ज हाँ सर पार्टिकल को समझा। जिस डायरेक्शन में V जा रहा था वहां पे VD कर दिया, जहाँ पे चार्ज है वहां पे चार्ज एक करंट एलिमेंट बना दिया, करंट एलिमेंट बना के बहुत सारे चार्ज को साथ में लिख दिया, और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन RQ। सो IDL, यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो है IDL, and this IDL is called as a current element। ये चीज दिमाग में रखेंगे, बहुत ये यूज होता है, वाइडली यूज होता है, एंड इट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। IDL इज अ करंट एलिमेंट एंड दिस इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होगी। किसी को नहीं समझा है तो जरा जवाब का इंतजार करूंगा आपके लिए। है कोई ऐसा जिसको नहीं समझाओ? ठीक है, अरे कोई है? कोई नहीं है? चलिए ठीक। अरे दुखी आत्माओं, तुम लोग तो बड़ा दुखी रहता है सुना हूं मैं। दुखी आत्माओं, चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब वाइड सेवर्ट्स लॉ का यूज करके, कल जो होमवर्क बताया था मैं उसी पे आ रहा हूँ। वाइड सेवर्ट्स लॉ को हम यूज करेंगे, और बड़े डायरेक्शन पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन हमारा 2D है, क्लास में रहता है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन अभी 2D डायरेक्शन में न्यूमेरिकल का लेवल एकाएक बहुत ऊपर चला जाएगा, तो थोड़ा सा संभाल के स्लो ही चलेंगे, लेकिन बढ़िया से चलते हैं। तो चलिए अब हम वाइड सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करके निकालते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। जैसे आपने क्या से निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में निकाला था, सिमिलर वे, इसलिए मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर, जैसे ये स्ट्रेट वायर रखा हुआ है, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है जो टिप दिख रहा है, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो वेरी सिंपल, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये रहा एक वायर AB, करंट का डायरेक्शन ऐसे अप जा रहा है, ये रहा पर्टिकुलर पॉइंट P, ठीक है। यहाँ पर आपको निकालना है करंट का डायरेक्शन। बचपन वाली बातें याद कर लेते हैं पहले। सबसे पहले देखो प्लेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस प्लेन में रखा हुआ है, ये यहीं से शुरुआत कर देता हूँ मैं, नहीं तो बाद में फिर बहुत खिचड़ी हो जाएगी, क्योंकि पूरा 3D इमेजिनेशन है। अब जैसे वायर है, बचपन में जो 10th वाला कॉन्सेप्ट है उसी का थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा आपके। जिधर वायर जाता है उधर थंब रख लिया, ठीक है। ये देखो, तुम जो देख रहे हो XY प्लेन में, और इसको फिंगर को रैप करो, राइट है, वो आता है Z प्लेन में। ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा, Z प्लेन में। अगर तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पेपर नहीं है, पेपर नहीं है, कुछ अलग चीज है। ये देखो, ये दिख रहा होगा तुमको, ये नाली का वो है, बट ठीक है, वी कैन यूज दिस। ये रहा करंट कैरिंग वायर, ये वाला, ठीक है। ये देखो, ये XY प्लेन मान ले, इधर ये XY प्लेन, मैं फिंगर रैप करूंगा तो देखना, ये जो रैप करोगे ना, ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा है ना, रैप करोगे ना ऐसे, ये वाले पार्ट पे देखो, ये प्लेन के इनसाइड जाता हुआ दिख रहा होगा, दैट इज द इनसाइड द प्लेन, राइट है। तो सपोज दिस इज द XY प्लेन, तो ये जो हो जाएगा Z प्लेन हो जाएगा। तो तब अभी से सीख लो इसको, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा, यहाँ पे दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो, तो ये XY प्लेन हो गया अपने पास, ये वायर हो गया, और ये देखो, जब इसको ध्यान से देखो, ये रैप करके, जैसे पेपर देखो ना, तो तुम्हारी जो फिंगर ऐसे ही हाँ पेपर के अंदर जाएगी, तो दैट इज द इनसाइड द प्लेन, ठीक है। आप इधर इनसाइड द प्लेन, लेकिन इसी चीज को मैं इधर घुमा दूं लाइक दिस, राइट, और यही XY प्लेन हो गया, मतलब ये प्लेन इधर भी होगा इधर भी होगा। अब मैं इसको ऐसे रैप करता हूँ, देखो, तो ये हो गया आउटसाइड ऑफ द प्लेन। अगर ये XY प्लेन है तो ये हो गया आउटसाइड ऑफ द प्लेन। आउटसाइड ऑफ द प्लेन का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ,
ये अभी से भाई सीख लो, नहीं तो बाद में बड़ा दिक्कत करता है बच्चों को। सीख लो फिर तुम लोगों को देखो, ये वाला प्लेन है और ये रहा आउटसाइड ऑफ द प्लेन। देखो आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन हो गया मतलब प्लस जेड, और ये हो गया एक्स वाई। तो यही है 3D इमेजिनेशन, ठीक है। और बहुत सारे वायर आप कंबाइंड लेंगे, ये तो एक्स वाई, ये तो आसान लगता है, वाई जेड जेड एक्स ये सब साथ में आते हैं तो बड़ा खिचड़ी करता है। इसलिए अभी से बेसिक से समझो, ये जिस प्लेन में रखा हुआ है ऐसे रैप करोगे, इनसाइड द प्लेन दैट इज द माइनस जेड, इधर रखोगे दैट इज द प्लस जेड। ओके चलिए ठीक है, चीजों को शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन का थोड़ा बहुत हवा होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एक ही फर्क पड़ता है। ये सुहानी कौन है? कौन है सुहानी? हु इज सुहानी? अरे तुम लोग वैसे तो बहुत सारे बच्चे को तो मैं ऐसा, वो सब बदमाश वाला बच्चा सब कहाँ गया सब? ये जो बदमाश बदमाश बच्चे थे अपने, एक वेदांत था और था और अरे जैद आता है, जैद तो सोया होगा ना अभी तो। कल था सर वो लेक्चर में, आज नहीं है। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैद हमारा बहुत बेहतरीन सा बच्चा है। चलिए कोई बात नहीं। अब विहान था और कौन था? तो तुम लोग ऐसा, साहिल साहिल था और एक और बच्चा था जिसको मैं बार बार जाकर पीट देता था, और बहुत सारे बच्चे सूजल था। तो तुम लोग बहुत सारे हो ना, मतलब हाँ गैंग चलता था तुम लोग का। चलो चलो हिमेश हिमेश हिमेश, हिमेश अब हिमेश का तो नहीं याद आ रहा है। और ये था सर तनय। अच्छा, वो लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे, क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं वो लोग लेक्चर क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं? पता नहीं सर। कौन कौन लेक्चर नहीं अटेंड कर रहा है जरा बताओ तो जरा, मैं एक बार अटेंडेंस ले लिया जाए, बाकी सब तो ठीक है, अटेंडेंस ले लिया जाए जरा। क्या नाम है इसका, एक बार थोड़ा मिला लिया जाए। अक्षय, अंकिता, आदित्य, अक्षत, अश्विन, ही, दिशान, बहुत सारे बच्चे नहीं अटेंड कर रहे कि भाई बोल देना सबको कि लेक्चर अटेंड कर लेने के लिए, ठीक है। और निहाल भी लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है क्या? नहीं सर। क्यों? पता नहीं। कल अटेंड किया था उसने, क्या हुआ? इंटरनेट का इशू है। किसके यहाँ? निहाल का इंटरनेट का इशू है? हाँ सर। तो वो लोग क्या रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं? हाँ सर, वो रिकॉर्डिंग देखता है। अच्छा, मैंने तो रिकॉर्डिंग भेजा भी नहीं है अभी तो, ठीक है चलो उसको भेज देता हूँ। बहुत सारे बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं, बोल देना उन सबको लेक्चर अटेंड करने के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इन चीजों को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर। तो सबसे बड़ी बात है जो आपने पी पॉइंट आपने देखा ना, ये स्ट्रेट वायर, ये वाली पॉइंट पी पे निकाला है आपने मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो हम इस पे देखते हैं कि कैसे निकाला है। तो आपका ये जो डिस्टेंस है, जैसे आपका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज फिर से आपका वही होगा कि जो आपने पढ़ा है ना अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो सिमिलर वे में पढ़ लेना, सेम टू सेम आता है, ठीक है। तो पहले मैं इसका पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट में एक बार निकाल के रख लेता हूँ और उसके बाद फिर हम एक साथ आगे चलते हैं। हमने क्या किया, जो पॉइंट पी पे तुमको निकालना है, उस पॉइंट पी का दोनों टिप जो है, दोनों एंड से, मान लो यहाँ पर निकालना है, यहाँ से डिस्टेंस ले लिया और यहाँ से डिस्टेंस ले लिया, ये दोनों निकाल लिया, ठीक है। तो सपोज ये वाली जो बी पॉइंट है वो θ2 है विथ रिस्पेक्ट टू वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट बीटा एंगल बना रहा है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। जो पॉइंट ए है वो अल्फा एंगल बना रहा है और वो जो है वो θ1 हो गया, ठीक है। ये रहा हमारे पास करंट, जो टोटल करंट का जो वायर है वो वायर लेंथ हो गया, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। सो नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें जो पॉइंट पी है वहां पर आप देखेंगे हर एक करंट एलिमेंट का, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि हमें वेरिएबल क्या है वो निकालना। आप एक बात ध्यान दोगे कि जो इस पी पॉइंट पे निकाली है आपको मैग्नेटिक फील्ड, आप ये ध्यान दोगे हर एक करंट एलिमेंट के लिए, ये जो हर एक छोटे छोटे अगर करंट एलिमेंट अगर आप बनाते चले जाओ, तो हर एक करंट एलिमेंट के लिए ये जो बीटा है वो चेंज कर रहा है, मतलब बीटा जो है तुम्हारा वेरिएबल है,
ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है। जब आप खासकर एडवांस के क्वेश्चन सेट कर रहे होते हो तो आपको ये चीज दिखना चाहिए कि बीटा जो है हर एक पॉइंट पे वेरिएबल कर रहा है, ठीक है। अगर बीटा हर पॉइंट पे वेरिएबल है, इसका मतलब तुम्हारा जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन के थ्रू आएगा, ठीक है। तो तुमको वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल क्या मानना है, एंगल थीटा मानना है। वेरिएबल क्या मानना है, एंगल थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक करंट एलिमेंट आई डी एल लेंगे, और आई डी एल ये जो करंट एलिमेंट लिया जो कि एक वेरिएबल डिस्टेंस पे हम लेंगे, उसका एंगल यहाँ पर हम लेंगे थीटा। ये पूरे पर्पस को देखना कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम इसी में डी थीटा का वेरिएबल लेंगे, और उस वेरिएबल के थ्रू हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कितनी वेरिएशन आ रही है, राइट है। और ये जो वेरिएशन है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे अल्फा टू बीटा। तो हमारे पास टोटल जो है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट, इस वायर सेगमेंट के कारण इस पॉइंट पी पे आ जाएगा। तो यही सारा हमारा मेन टारगेट है। ओके, समझ में आया। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल एंगल है, वो भी क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है हमारे पास। तो हमने आईडीएल लिया, आईडीएल को एक पर्टिकुलर सेगमेंट थीटा वेरिएबल पे लिया, तो सपोज दैट एंगल इज थीटा, वो आपको दिख भी रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें आईडीएल का जो सेगमेंट वेरिएशन है वो डीएल पे ले लिया हमने, सो दिस बिकम्स द डी थीटा। ये आपको दिख रहा होगा डी थीटा कि हाँ सपोज ये वाला जो सेगमेंट है वो मैंने थीटा पे लिया है, यहाँ पे मैंने स्लाइटली वेरी करा दिया, आईडीएल हो गया। तो फिर से रिपीट करके देख लेते हैं। ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ पर आईडीएल, ये थीटा पर वेरिएबल ले लिया, और आईडीएल जो है यहाँ पर क्या हो गया आपका डी थीटा। हम ये यहाँ से देखेंगे ये जो वेरिएशन है वो कितनी आ रही है, उस वेरिएशन को हम इंटीग्रेट करेंगे ए से बी तक, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था सेम टू सेम आएगा, बस डायरेक्शन का वांधा हो जाता है, डायरेक्शन थोड़ा अलग वे में आ जाता है, बाकी सारी चीजें वैसी रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो थ्रू द वॉइल्ड-साइवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, ठीक है, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये जो सारी चीजें वो आपने निकाल रखी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है आपको। चलिए अब आप इसमें ध्यान देते हैं, थोड़ा सा बैक आ जाओ मैं इसमें। Just give me 1 minute. ये रहा आपके पास करंट एलिमेंट, ये रहा एंगल डी थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया अपना डीवी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको एल दिख रहा होगा, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक सब समझ में आया, बोलो इसके बाद थोड़ी सी चीजें गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। समझा सर। समझा सर। बट इस फॉर्मूला को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बैक में आना चाहूंगा आपको। ये रहा करंट एलिमेंट, देखो ये वाला करंट एलिमेंट रहा आईडीएल, जो पूरे फॉर्मूला में पढ़ा था तुमने। इस करंट एलिमेंट के थ्रू तुमको मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये वाला ध्यान रखना, ये थीटा है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है तुम्हारे पास, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमको आर डिस्टेंस है, और यहाँ पर तुम्हें ये निकालना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी। तो तुमने जो फॉर्मूला लिखा था उसका फॉर्मूला का यूज देखो, लिखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ठीक है, इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा, मतलब ये वाला थीटा होता है, ये वाला थीटा, जो ये जो थीटा लिखा है ना, ये वाला थीटा। अब देखो तुमने ये तो वेरिएबल थीटा लिया है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, यहाँ से यहाँ तक तुमने थीटा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको ये देखो, ये वाला देखो, ये जो स्मॉल सेगमेंट है ना, इसको अब ऐसे करके देखो, ये वाला पार्ट, समझा बच्चा, आप लोग समझा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा नालायकों, ये वाला एंगल कितना होगा बच्चा, थीटा नहीं रे, ये वाला एंगल, ये वाला थीटा प्लस डी, नहीं रे भाई, ये थीटा है बच्चा, तो ये वाला पार्ट होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ में आया। तो इसलिए हम यहाँ पे जो साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। वॉइल्ड-साइवर्ट्स लॉ में ये पढ़े थे ना, हमने पढ़ा तो था हमने। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्मॉल सेगमेंट है, इस स्मॉल सेगमेंट के कारण इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो अपन लोग को ये वाली एंगल चाहिए, तो ये वाली एंगल होगी 90 डिग्री माइनस थीटा। इस पे अपन लोग को इक्वेशन आएगा और उसी इक्वेशन को हमें आगे लेके जाना है। तो पहले इतना तो काम हमने कर लिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है आप सबको क्यों लिया है हमने। हाँ चलो सर। चलो अब आगे आते हैं, अब आपको बढ़िया से समझेगा, आप देखो
तो इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा रखा है और ये जो डिस्टेंस है वो r रखा है, अच्छा निकाला है। तो जब आप रिलेशन निकालने जाते हो तो रिलेशन के लिए अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, तो ये हो गया लेंथ, इस पर्टिकुलर पार्ट का यहाँ से हो गया लेंथ l, ये हो गया थीटा और ये हो गया r। तो अब देखो यहाँ पे थीटा l और r में क्या रिलेशन है, देखो यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल लेंथ लिया है l, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया dl, तो ये करंट एलिमेंट हो गया I dl, इज इट ओके ना, पक्का। तो हाँ अब सर। यहाँ हाँ पर सर। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में आप जरा ध्यान से देखेंगे कि ये ट्रायंगल में क्या आ रहा है। ये ट्रायंगल में जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा थीटा एल आर, तो यहाँ पे दिखा tan थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला बच्चा आपको यहाँ पे, एल बाई आर। अब ये देखो थीटा एंड आर के बीच रिलेशन मिला कि नहीं मिला, राइट, थीटा एंड आर के बीच रिलेशन मिल गया। अब यही थीटा और आर के बीच का रिलेशन जो लाकर अपने को इसमें कंप्यूट करना है और इंटीग्रेट करना है। अब देखो इसमें एक और चीज आती है, तो बात आती है कि सर dl को थीटा में कन्वर्ट करें या थीटा को dl में कन्वर्ट करें। तो बात आती है कि आपका जो एग्जाम जो दिया गया, एग्जाम्पल जो दिया गया है वहां पे लिमिट क्या दिया गया है। एग्जाम्पल में जो लिमिट दी गई है वो दी गई है आपको अल्फा और बीटा, यही है ना आपका जो इक्वेशन है, हाँ वो सर। अल्फा बीटा। अब ये बात कहाँ से समझ में आएगी, ये बात अगर इस तरह के न्यूमेरिकल अगर आपको दी जाती है कि अल्फा बीटा मतलब डीएल को डी थीटा में कन्वर्ट करना है कि डी थीटा को डीएल में कन्वर्ट करना है, इस बात की आपको जानकारी लेनी है। और अगर आपको न्यू तरह का डेरिवेशन है तो आपको सबसे पहले ऑप्शन में झांक के देखना चाहिए, क्वेश्चन में झांक के देखना चाहिए कि मुझे इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से करना है। यहाँ पे क्लियरली इन वाइट-शेवर्ट्स लॉ का जो एप्लीकेशन है, एक्चुअली तुम देखोगे ये एप्लीकेशन है, क्वेश्चन ही है एक्चुअली, ठीक है। इसमें जो तुम्हारी जो लिमिट दी गई है वो अल्फा बीटा दी गई है। अल्फा बीटा एंगल है, इसका मतलब है डीएल को मुझे किसी भी तरह से डी थीटा में कन्वर्ट करना है। मेरा टारगेट क्या है, डीएल को किस में कन्वर्ट करना, डी थीटा। और डी थीटा में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट जो है मेरा अल्फा से बीटा जाना चाहिए। तो अल्फा से बीटा तभी जा सकता है जब मेरा डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। इज इट क्लियर? बोलो हाँ भाई बात सर। समझ में आए? अब देखो यहाँ पे अब अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, जब हमने लिखा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर हमने लिखा है, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सपोज अगर मैंने लिखा यहाँ पे dl बाई डी थीटा या फिर d tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा इज इक्वल टू dl बाई डी थीटा अपॉन आर, ऐसे लिख सकता हूँ। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया डी थीटा से, ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। जी सर। अच्छा हाँ सर। tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा सेक होता है, स्क्वायर थीटा। राइट है। एंड दैट यू कैन से दैट dl by d theta into r, right? तो what is dl here, what is dl, dl क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा into d थीटा into r। अब देखो हमारे पास बहुत सारा टारगेट पूरा हो गया। अब ये जो dl वाला जो सेगमेंट है, ये जो dl वाला जो सेगमेंट है, किस कलर से करूं, कलर कंफ्यूज करता है। ये जो dl वाला सेगमेंट है, इस dl में अगर मैं रख देता हूं तो मेरा क्या क्या टारगेट पूरा हो जा रहा है। ये सब इंटरनल थिंकिंग की बात है, क्या क्या पूरा हो जा रहा है। तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो थीटा के टर्म में आ गया, यहाँ पे कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा, राइट है। और आपको इंटीग्रेट करना है डी थीटा के रिस्पेक्ट में, और लिमिट भी आप कहाँ से कहाँ डाल सकते हो, कहाँ से कहाँ डाल सकते हो, अल्फा से बीटा। समझ में आ गई सारी चीजें, नहीं है सर। सारी चीजें, पक्का समझ में आ गया ना। मैं एक बार और समझाता हूँ, हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं एकदम। मतलब रीजन ये है कि आप इसको डेरिवेशन की तरह मत लो, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वेरिएबल क्वेश्चन दे देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट डेरिवेशन, ये कोई डेरिवेशन नहीं, इट्स न्यूमेरिकल एक्चुअली। तो चलिए हम आगे आते हैं। तो आपके पास सारे टारगेट दिखे, यहाँ पे एल आर डी थीटा जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिखा होगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, dl इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर इनटू डी थीटा, आपको दिख गया होगा यहाँ पे, राइट है। ओके चलते हैं ओके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ चीजें। ये तो अब देखो, सबसे पहले जब आप ये एक्सप्रेशन लिख देते हो ना, जब इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है एग्जाम में, बाकी जो बच्चे हैं उनको जरूर बोलना कि अटेंड करने के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे हैं उनको बोलना अटेंड करने के लिए बहुत जरूरी है। वो कहीं से भी पढ़ रहे हैं लेकिन उनको बोलना ये अटेंड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ लुक एट हियर, देख भाई जरा ध्यान से देखेंगे अपन। जब तुम ये एक्सप्रेशन देखते हो ना, तो तुमको क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन में तुमको डीएल दिखेगा वेरिएबल में, और यहाँ पे थीटा दिख रहा है। तुमको क्वेश्चन में दिख रहा है कि तुमको अल्फा से बीटा इंटीग्रेट करना है। ये बहुत सिंपल सी बात बता रहा है कि तुमको डीएल को डी थीटा में कन्वर्ट कर देना है। और ये टारगेट आपने यहाँ से पूरा भी कर लिया एक छोटे से ट्रायंगल के थ्रू।
बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। यहाँ पर एक और वेरिएबल आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर भी वेरिएबल है, ये आर भी वेरिएबल है, यहाँ पे दिख रहा होगा आर भी वेरिएबल है, दिख रहा है आपको आर वेरिएबल यहाँ पे, हाँ राइट सर। है। इसका मतलब है आर को भी आपको थीटा या और किसी कांस्टेंट के फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा। तो जो आपने अभी यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था, आप एक्सप्रेशन में देखने के बाद जाके देखेंगे, ये जो ट्रायंगल बनाया था और ये था थीटा और ये आपने आर रखा था, व्हाट इज द cos थीटा चैम्प्स? cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन आर, इज इट ओके? व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू आर cos थीटा, राइट? यही था ना? अरे भैया आर इज इक्वल टू आर cos थीटा। हाँ सर। तो या हाँ फिर आप सर। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू आर बाई cos थीटा, राइट है। अब आप देखो आपने क्या किया, आपने सारे टारगेट पूरे कर लिए। अल्फा से बीटा लिमिट सेट करने के लिए इसको आपने डी थीटा में कन्वर्ट किया, सॉरी डीएल को आपने डी थीटा में कन्वर्ट किया, ये पहला टारगेट आपका पूरा हो गया। डीएल को आपने डी थीटा में कन्वर्ट किया, आपका टारगेट पूरा हुआ। ये भी थीटा का फंक्शन है, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर भी आपको थीटा मतलब जो कि cos थीटा एंड आर जो कि कांस्टेंट है इसके फंक्शन में आ गया। अब आपका इंटीग्रेशन का सारा माहौल जो है वो सेट कर दिया गया है, और जैसे ही सारा माहौल सेट किया गया है आपको जो है एक एक करके चीजों को सेलेक्ट करना होता है और फिर हमें डिफाइन करना होता है। अब हम इसके इंटीग्रेशन पे जाते हैं। अब इंटीग्रेशन देखो कितना आसान हो जाता है, बस आपकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करते चली जानी है। इंटीग्रेशन आपको लिमिट सेट कर लेना है। नाउ लुक एट हियर, ये सारी चीजें आ गई आपके पास। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये देखो आई dl, ये देखो आप sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी, ये sin 90 माइनस थीटा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 90 प्लस थीटा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा हो गया, इट आर सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा, ये आर स्क्वायर को अभी आपने इसको कन्वर्ट करा। ये सारी चीजें मैंने बताया ना, देखो यहाँ पे डीएल अलग निकाल के रखा है, आर ये अलग, आर इज इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा था तो इसको आर सेक थीटा लिखा है, ये भी अलग निकाल के रखा है। सबको कंप्यूट कर दिया मैंने और वैल्यू जो मैंने वो रख दी, वो आपका टोटल म्यू नॉट आई cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। अब आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है cos थीटा इंटू डी थीटा के टर्म में आ गया, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो cos थीटा इंटू डी थीटा के टर्म में आ गया। ये cos थीटा इंटू, देखो ये वाला मटेरियल का काम हम कर चुके हैं, टारगेट भी किया, ये वाला मटेरियल का काम कर चुके हैं, इस सबको हम इसमें कन्वर्ट कर देना है, दैट्स ऑल। ये cos 90 प्लस थीटा, ये sin 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा। ये dl को भी आपने कन्वर्ट किया है, देखो यहाँ पे dl इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा, ये कन्वर्ट किया तो यहाँ ले लिया। ये आर स्क्वायर वेरिएबल था, इसके बारे में बात किया मैंने, ये हो गया आर इंटू सेक थीटा जो कि यहाँ था। सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई cos थीटा इंटू डी थीटा अपन आर स्क्वायर। अभी आपको इस एक्सप्रेशन आ गया, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, थीटा की लिमिट है तो माइनस अल्फा से बीटा तक आप सेट कर लेंगे, आपकी वैल्यू जो है वो फटाफट आ जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक है सर, सर। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो समझ में तो आ जाना चाहिए था ये। चलिए ठीक है, टाइम कितना हो रहा है यार? चलिए अब इंटीग्रेशन लिमिट सेट कर लेते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप ऐसे ही किए होंगे, राइट? बी नेट इंटीग्रेट करो डीबी को, यहाँ पर आपका cos थीटा को, यहाँ पे दिस इज माइनस अल्फा, ये माइनस अल्फा बीटा समझ रहे हो ना क्यों होता है? हाँ सर। ये तो समझता होगा तुमको, जिसको नहीं समझ रहा है मैं उसको बता दूं माइनस अल्फा बीटा क्यों होता है। ये तुम्हारा रेफरेंस रहा, इस डायरेक्शन में मेजर करते हो, दिस इज क्लॉकवाइज, इसलिए इसको माइनस अल्फा लिखते हैं। इस डायरेक्शन में मेजर करते हो इसलिए इसको प्लस बीटा लिखते हैं। तो ये रीजन है कि क्यों हम यहाँ पे माइनस अल्फा टू बीटा लिखे। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, और इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास बड़ा बेहतरीन सा इक्वेशन आएगा, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये रहा इसका एक्सप्रेशन। दिस इज द करंट ड्यू टू अ फाइनाइट, दिस इज द करंट, सॉरी दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसके कारण ये आ जाता है। इज इट ओके? समझ में आ गया आपको ये हाँ चीज़? सर। हाँ सर। तो बहुत सिंपल है, वर्ल्ड सेवर्ट्स लॉ का। सबसे बड़ी बात है, मैं तुमसे यही सीखूं, बोलूंगा कि तुम एक्सप्रेशन तो याद रखना जरूर, लेकिन इसका जो डेरिवेशन के जो तरीके हैं वो जरूर आप बढ़िया से सीखा करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने समय, खासकर जो भी बच्चे एडवांस को लेके जा रहे हैं उनके लिए डेरिवेशन आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये डेरिवेशन आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये कैसे आया? बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन था। बी देखो, मैं अपने थोड़ा टारगेट देखो क्या है,
मतलब मैं एक बार जस्ट रिवीजन में आपको डालता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, ज़्यादा नहीं रिवाइज करूंगा। क्या है अपने पास, ये करंट कैरिंग वायर है। बस एक प्रोसेस देख लेना, मैं थोड़ा सा प्रोसेस लिख देता हूँ और उसके बाद मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। ये वायर देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पे है, यहाँ पर अपन लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से ये डिस्टेंस बना रहा है अल्फा, और ये जो डिस्टेंस बना रहा है वो बना रहा है बीटा। ये दो डिस्टेंस बन रहा है अपने पास, अल्फा एंड बीटा। ये r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पे मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो अपन लोग को क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन सब के कारण करना है, तो क्यों वेरी कर रहा है। तो आप हर एक छोटा छोटा सेगमेंट लोगे तो आप देखोगे कि एंगल वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। एक्चुअली जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसी तरह से देखो। अब हमने क्या किया, तो हमने क्या, थीटा वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक एल लेंथ लेते हैं और एल लेंथ से यहाँ डीएल लेते हैं और फिर देखते हैं डीएल पे वेरिएशन कितना आता है, ठीक है। तो आइडियल करंट एलिमेंट हो जाएगा, ये एल लेंथ लिया, तो एल लेंथ पे हमने एक वेरिएबल थीटा ले लिया, यहाँ पे एल लेंथ पे हमने एक वेरिएबल थीटा ले लिया और डी थीटा पे हमने वेरिएशन चेक कर लिया, ठीक है। ये रहा डी थीटा, राइट। अब हमें ये देखना पड़ेगा ये डी थीटा पे वेरिएशन कितना आता है, और इसका अगर मैं इंटीग्रेट करूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो हमें पूरी की पूरी चीजें मिल जाएंगी। तो अब हम इस डीएल, आई डीएल जो है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखा, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा डीबी, डीबी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, ठीक है, साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, जो भी हो 90। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉस थीटा लिख देता हूँ, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। कॉस थीटा डायरेक्टली मैंने लिख दिया अपॉन आर स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर जब तुम ये देखते हो तो सबसे बड़ी बात तुम्हारे दिमाग में क्या आनी चाहिए, तुम्हारे पास वेरिएबल क्या क्या है। ये डीएल तो है, लेकिन डीएल में मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो रेफरेंस है वो थीटा में आना चाहिए। तो इसका मतलब है डीएल का कन्वर्जन मुझे डी थीटा में चाहिए। तो डीएल का कन्वर्जन डी थीटा में करने के लिए ये वाली ट्रायंगल पे तुम ध्यान दोगे। ये वाली ट्रायंगल पे जब ध्यान दिया तुमने, यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल पे जब तुमने ध्यान दिया, ठीक है, तो ये मिला एल, ये मिला आर, और ये जो भी मिला है स्मॉल आर तुमको। फिर तुमने इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा dl इज इक्वल टू सेक स्क्वायर इंटू डी थीटा इंटू आर, ये वाला एक्सप्रेशन तुमको मिला था थोड़ी देर पहले। अब तुमको एक और वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा होगा r, और इस r को कैपिटल R में तुमको कन्वर्ट करना है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और तुमको इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट करने के बाद तुमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। दिस इज द magnetic field due to a current carrying wire with a finite length that suspends at an angle alpha and beta at that particular point. ये रहा इसका डेरिवेशन का पार्ट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन वाला पार्ट एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। चलो, मैग्नीट्यूड। नाउ अब डायरेक्शन क्या हो, तो ये तो करंट कैरिंग वायर है। देखो इसमें कैसा है, ये करंट कैरिंग वायर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एक काम करो ना, इस पूरे के पूरे वायर को छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दो, सारे छोटे छोटे सेगमेंट में बांट दो। ये छोटा छोटा सेगमेंट है, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो हर छोटे छोटे जो सेगमेंट है वो इस पार्ट पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सारे कंट्रीब्यूशन के कारण एक नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। वही जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जब आप उसको रैप करते हो तो वो रैप करने के बाद कहाँ आता है, इनसाइड द प्लेन आता है। तो मैग्नीट्यूड और इनसाइड, मैग्नीट्यूड समझा ना आपने, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये रहा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या रहेगा, इनसाइड द प्लेन। आप ऐसे करोगे, रैप करोगे, मैंने आपको बताया भी था, इनसाइड द प्लेन मतलब जेड एक्सिस। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, एंड दिस इज द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा साइन बीटा फॉर द field is perpendicular to the plane containing the wire or point given the right hand thumb rule, and they will get this. Okay. इसमें जो दो तीन चीजें जो दी गई है, वैसे भी आप क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी आप लेंगे। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर अलोंग द लेंथ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, अलोंग द लेंथ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, यहाँ पर ये वाला, अगर सपोज आपकी जो पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ। तो यहाँ पे बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। बट ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये वायर है, समझो ये वायर है और इसी के जस्ट सामने आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये एकदम याद रखना, बहुत सारे नंबर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, लेकिन क्यों 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्यों 0 होगा, क्यों 0 होगा, एनीवन, क्यों 0 होगा?
नहीं पता? अरे भाई बहुत सिंपल है, आई डी एल एंड आर के बीच की वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे यार आई डी एल क्रॉस आर है ना, तो हाँ हाँ वो 0 हो जाएगा ना भाई। आप हाँ सर। इसके टिप के सामने ही गया ना, हाँ हाँ आई डी एल इसी डायरेक्शन में, आर इसी डायरेक्शन में, तो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। हाँ सर, पैरेलल है तो हाँ, एंगल हाँ, 0 तो रहेगा। आई 0 हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो ये चीज दिमाग में रखना चाहिए यहाँ पे। ये हमारे पास आइडियल हो गया वेक्टर, और ये रहा आर, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे थीटा 0 हो गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। जब यही देख लो मैक्सिमम कब होगा, जब आप परपेंडिकुलर लेते हो, है ना, परपेंडिकुलर यहाँ पे, परपेंडिकुलर में तो ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से आप निकाल रहे हैं यहाँ पे। चलिए खैर, ये सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूँ याद हो गई होगी। तो स्पेशल केसेस क्या क्या है? तो स्पेशल केसेस कैसे है, आपका जो वायर है इनफाइनाइट लेंथ का है, दैट इज योर होमवर्क। मैं ये नहीं बताऊंगा, कल जस्ट रिवीजन जैसा रहेगा इसका, लेकिन इसलिए आपको स्पेशल केसेस मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूँ, द रीजन बिहाइंड इट, आपने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रखा है। तो स्पेशल केसेस में दिस इज योर होमवर्क, इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट रहे तो क्या होगा लिख लेंगे आप, द वायर इज इनफाइनाइट देन व्हाट विल हैपन। केस सेकंड, द वायर इज सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक पार्ट इनफाइनाइट हो और दूसरा पार्ट एक पर्टिकुलर एंड पे हो, तो क्या होगा उस केस में? आपको क्या करना है, इसकी बस वैल्यू पुट करनी है। केस 3, वायर अगर फाइनाइट लेंथ पे हो, राइट है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो नीचे हो, इस तरह के क्वेश्चन आपने बनाया है बच्चा? हेलो ओए, हाँ सर। ये वाले क्वेश्चन तो बनाए होंगे ना भाई हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो ये वाला तीसरा केस है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बनाने का है। अब इस तरह से ये राइट हैंड थंब रूल, ये तो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। चलिए, तो चलो एक बात बताओ, तुमको व्हाइट सेवर्ट्स लॉ समझा अच्छे से? हाँ सर। एकदम बढ़िया से गया दिमाग में, होमवर्क समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ तो मैं हाँ क्या सर। करता हूँ, क्विज जो है ये सब मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है, असाइनमेंट भी आज भेज देता हूँ, आज से आपको होमवर्क देना चालू कर देता हूँ मैं, और आप उसको अच्छे से देखो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, 3D वाला चैप्टर है, तो थोड़ा सा दिमाग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल शुरू में ही अफलातूनी हो जाएंगे। मतलब ये मत सोचो कि इनिशियली आप जो चैप्टर देखते होगे बाकी सब चैप्टर में कि जो शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा आसान होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ये नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड में शुरू के क्वेश्चन ही मतलब एकदम अपने लेवल पे आते हैं क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का कोई अपना लेवल नहीं, मतलब सही लेवल पे आएंगे क्वेश्चन। तो आगे कल जो हम पढ़ने वाले हैं, जो एप्लीकेशन बेसिस जो पढ़ने वाले हैं, कल हम बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक और चीज जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपको जो दिखने वाला है, वो दिखने वाला है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखो, और थोड़ा भी कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछ लो, ठीक है। होमवर्क में आपको मैंने वायर का फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं, जो अगर आप कट कर देते हो उसके बाद क्या होगा, ये सभी जो है मैंने आपको होमवर्क में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ ये आप होमवर्क करते हैं। और कुछ बोलना है? नहीं सर। नहीं नहीं सर। बोलना है तो एक काम करो, तुम लोग अपने फ्रेंड्स को बोल दो कि लेक्चर अटेंड करें। अपने रेस्पेक्टेड फ्रेंड से बोल देना कि सर ने ऑन रिक्वेस्ट बोला है कि लेक्चर अटेंड करें, ठीक है।